कर रही थीं, तब चिकमगलूर ने उनका पूरा साथ दिया। मैंने भी जब 24 साल पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा था, मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। आइए सुन लेते हैं सोनिया गांधी इमोशनल भाषण और इसके क्या मायने हैं, आगे चर्चा करेंगे। सुनिए। भाई और बहनों, जब 1978 में इंदिरा जी अपने ऊपर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तो चिकमगलूर के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। तो सोनिया गांधी को आप सुन रहे हैं। सोनिया गांधी ने यह भी कहा था कि बीजेपी के नेता धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं जीते तो कर्नाटक के लोगों को पीएम मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और दंगे होंगे। मैं बीजेपी को बताना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। सुनिए सोनिया गांधी को। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसला दें। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। तो कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वो किस मिट्टी के बने हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ कल सोनिया गांधी का भाषण बहुत ही शानदार भाषण था। ये कल का भाषण आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे थे और आज इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और अब से थोड़ी देर बाद राहुल और प्रियंका दोनों बेंगलुरु की सड़कों पर साथ साथ जुगलबंदी करते हुए भी दिखाई देंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर भीड़ का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। खैर, आज राहुल गांधी ने कर्नाटक के अनेकल में कहा है कि मोदी जी आप हमें ये मत बताइए कि आतंकवाद क्या होता है। जब बीजेपी के नेता खड़गे जी की हत्या की बात करते हैं तो मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं और हमें आतंकवाद के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरे परिवार के 2 सदस्य शहीद हुए, आप मुझे आतंकवाद के बारे में कैसे सिखाओगे? आप तो 24 घंटे सिक्योरिटी के पीछे छुपे रहते हो। सुनिए राहुल गांधी को। जब बीजेपी के नेता खड़गे जी की हत्या करने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं और हमें आतंकवाद के बारे में बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, 2 प्रधानमंत्री और 1 चीफ मिनिस्टर आतंकवाद के कारण मारे गए, शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी, मेरे परिवार के 2 सदस्य शहीद हुए हैं, आप मुझे आतंकवाद के बारे में कैसे सिखाओगे? आप तो 24 घंटा सिक्योरिटी पीछे छुपे रहते हो। जनता के बीच में आओ, जनता के साथ चलो। और आपके नेता, जब हमारे नेता खड़गे जी की हत्या करने की बात करते हैं तो इसके बारे में आपको बोलना चाहिए और खड़गे जी के बारे में तमीज से बात करनी चाहिए आपको। तो खड़गे जी के बारे में तमीज से बात करनी चाहिए आपको। छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं, यहां पर एक आत्मविश्वास राहुल गांधी का साफ झलक रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक के
मूदबिद्री में एक जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री को सीधा उन पर अटैक करते हुए, हमला करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आतंकवाद के बारे में हमें मत बताइए। यहाँ भी आतंकवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के नाम पर घेरने की कोशिश करते रहे कांग्रेस पार्टी को। और अब तो प्रधानमंत्री के लिए एक नई फिल्म भी आ गई है, द केरला फाइल्स। तो खैर उसकी चर्चा करेंगे हम। कश्मीर फाइल्स आप लोगों ने देखी ली है, जिसका प्रचार खूब किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन क्या कुछ कह रही थी प्रियंका गांधी, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यहाँ कर्नाटका में किसान आत्महत्या से, आपको मालूम है कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहाँ आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहाँ 4 सालों में 6,487 किसानों ने आत्महत्या की है। 4 सालों में गरीबी की वजह से 542 लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ज और घाटे की वजह से 3,734 लोगों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी की वजह से 1,675 लोगों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है, जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार, जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है, उसका आतंक है। मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बताया गया कि एक किसान के पास पैसे नहीं थे, उससे घूस मांगी। जब पैसे नहीं थे तो बेचारे को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो। इतना आतंक है, इतना आतंक है कि जब 8 करोड़ रुपए कैश किसी विधायक के बेटे के घर में मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता उसको, बल्कि उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं। किसकी परेड? भ्रष्टाचार के आतंक की परेड। ये कहने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। पब्लिक कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। यही आतंक है आज कर्नाटका में। यही तो कर्नाटका में क्या चीज का आतंक है और आतंकवाद, हमें मत बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रही हैं यहाँ प्रियंका गांधी। और उधर प्रधानमंत्री जी भी हुंकार भरते हुए नजर आए, कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए। पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए उनको भी सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ इस चर्चा में, हम लोग भी अब कर्नाटक से वापस आ चुके हैं और बहुत कुछ कर्नाटक से लेकर आए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार आप तक हम पहुंचाते भी रहे अलग अलग जगहों से, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सहोदर सहोदरियरे, कर्नाटका विधानसभा चुनाव प्रचार भी अब अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है, वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फूला रहे थे झूठ की हवा भर भर करके।
उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चुनाव प्रचार होते ही कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस का ये बलून, ये गुब्बारा, ये जनता ने ही उसको चूर चूर कर दिया। अब कांग्रेस तो जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बात रख रहे हैं कांग्रेस की, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सामने कांग्रेस है और बहुत मजबूत चुनौती कांग्रेस पेश कर रही है कर्नाटक में। और इसी कर्नाटक चुनाव में अब लिंगायत संप्रदाय के एक शक्तिशाली समूह जो है वह है वीर शैव लिंगायत फोरम ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए एक ओपन लेटर जारी किया है। वीर शैव लिंगायत फोरम ने लिंगायत समुदाय के सदस्यों से चुनाव में, ये जो 10 तारीख को चुनाव है उसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने का आग्रह किया है। लिंगायत समुदाय बीजेपी का एक पारंपरिक वोट बैंक रहा है, आप सबको पता है, और येदुरप्पा साहब वहीं से आते हैं जो नाराज बताए जाते रहे हैं। हालांकि येदुरप्पा के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीएस येदुरप्पा की मैं बात कर रहा हूं, वो चुनाव लड़ रहे हैं पारंपरिक सीट से। तो लिंगायत समुदाय का वीर शैव लिंगायत समुदाय जो है वो अगर इनके साथ बीजेपी के साथ नहीं और कांग्रेस के साथ अगर आ गया है तो क्या कांग्रेस को इससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है, इसकी चर्चा भी करेंगे। बहुत कुछ तो देश में चल ही रहा है, उधर मणिपुर है, इधर जंतर मंतर है, इन सब की चर्चा भी आने वाले समय में करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात लोकतंत्र, और लोकतंत्र में भी संविधान की रक्षा और उसके लिए चुनाव की अहमियत आप समझ सकते हैं। चुनाव स्वस्थ वातावरण में हो और निष्पक्ष हो, ये काम चुनाव आयोग का है। लेकिन क्या चुनाव आयोग कर रहा है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रोड शो में बजरंगबली का माल्यार्पण करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, फूल उनके ऊपर बिखेरते हैं, डालते हैं, तो ये क्या चुनाव के आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आता है? सवाल कई हैं, इन सवालों का जवाब शायद ही कभी मिले, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, शायद ना भी मिले। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव में होने क्या जा रहा है। कर्नाटक का चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है, ये समझेंगे। आइए सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए कुछ वरिष्ठ साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, अभी लौट के आए हैं कर्नाटक से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2 और साथी दीपक पाचपोर जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। रविवार का दिन है और अमूमन न्यूज़ पॉइंट लेकर नहीं आता हूँ, लेकिन समय ऐसा है कि न्यूज़ पॉइंट करना भी ज़रूरी है और घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जब पूरा का पूरा कुनबा, पॉलिटिकल कुनबा अगर कर्नाटक में हो और तो इस पर चर्चा तो लाजमी है। इस वक्त जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं तो उधर प्रियंका गांधी कहीं रोड शो कर रही हैं, जनसभा कर रही हैं, तो राहुल गांधी कुछ जनसभा कर रहे हैं, मोदी जी भी कहीं और लगे हुए हैं, अमित शाह जी भी कहीं और लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसलिए कि मतदाताओं को रिझाया जाए और चुनाव में अपनी बाजी अपने हाथ में की जाए। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, ये तो समझना पड़ेगा। आइए सबसे पहले आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, आपके पास लौट के आए हैं, साथ आज लौट के हम लोग आए। क्या लग रहा है, अब तो वीर शैव लिंगायत फोरम ने भी लिंगायत समुदाय के सदस्यों से आग्रह किया है ओपन लेटर लिखकर कि आप अब बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को वोट दीजिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकला चलो के राह पे हैं, यानी बीजेपी मतलब मोदी, लेकिन कांग्रेस मतलब कई सारे नेता, गांधी परिवार भी, और उसके अलावा डीके शिव कुमार और
हम लोग लगातार देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहीं हैं। अलग अलग जाति समुदाय इन सब की बात, और सड़कों पे आप घूमकर पैदल देख करके आ रहे हैं। क्या कुछ आज की तारीख में इस वक्त जब हम चर्चा अब दिल्ली से बैठ के कर रहे हैं तो? राजीव जी, अब तो चुनाव जो है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, चुनाव प्रचार, और इसकी गर्मी हम देख रहे हैं। हालांकि दिल्ली में बारिश हो चुकी है, तो कर्नाटक में मौसम अच्छा था, बेंगलुरु में, और दिल्ली में भी मौसम अच्छा हुआ जब हम लोग आ गए। देखिए, लिंगायत समाज पे पहले आते हैं, क्योंकि आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जो पंचमशाली लिंगायत जो है वो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ रहा है, और एक बड़ा सेक्ट है लिंगायत समुदाय का, और उनके पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कर्नाटक में। तो दूसरा जो वीर शाह जो लिंगायत समुदाय है, देखिए इसमें येदुरप्पा भी इसी समुदाय से आते हैं, और लोकल लीग जब भी कर्नाटक के चुनाव होते हैं तो इनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। लगभग 100 सीटों पे इनके ये प्रभावित करते हैं दोनों। 17% लिंगायत हैं और 11% वोकल लीग हैं। कर्नाटक में राजीव जी जो मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें 70% मुख्यमंत्री इन्हीं दोनों समुदाय आए हैं अब तक। तो ये बड़ा डेवलपमेंट कांग्रेस के पक्ष में आज जाता है कि उनके तरफ से वीरशाली जो समुदाय है लिंगायत का, उनकी तरफ से कांग्रेस के सपोर्ट का चिट्ठी जारी हुई है, और वो येदुरप्पा ऐसी समाज से आते हैं, तो ये एक बड़ा सेटबैक बीजेपी को होगा। दूसरा, देखिए लिंगायत समाज की बहुत चर्चा होती है, कभी इस पे विस्तार से हम लोग बात अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये 12वीं शताब्दी के संत बवन्ना के अनुयायी हैं सारे लोग, और इसमें 7-8 बड़े सेक्ट हैं राजीव जी, और इनके जो तमाम रिचुअल्स हैं, जो कर्मकांड हैं, वो बहुत अलग हैं हिंदू समाज से, और इन्होंने वैदिक परंपरा की जगह बसवन्ना की टीचिंग्स को अपनाया, और यहाँ तक कि इतने फर्क है कि इनके यहाँ जब मृत्यु होती है किसी की तो शवों को दफनाया जाता है, और वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए। लेकिन राजनीति की बात करें तो राजनीति में ये दोनों समुदाय बहुत प्रभावशाली हैं। अभी जो है वो जगदीश शेट्टार आए हैं, वो भी लिंगायत नेता हैं, वो पंचमशाली लिंगायत हैं, और जो तो ये एक बड़ा सेटबैक बीजेपी को लगा है। दूसरी की आज जो मोदी साहब का भाषण अभी आपने सुनाया, और परसों हम लोग जो है वो मोदी साहब का जो कल मोदी साहब का जो बेंगलोर में जो रोड शो था उसको देख रहे थे, और आप दोनों रोड शो को देखें, तस्वीरें जो आई हैं, और मैं तो अभी आपके प्रोग्राम से पहले बीजेपी ने जो फुटेज रिलीज किया उसको मैं देख रहा था। मोदी जी के आज के रोड शो में भी और कल के रोड शो में भी अगर आप ध्यान दें तो सुरक्षा की वजह से सड़कों में लोग नहीं थे, और प्रियंका गांधी का आप देखिए कि प्रियंका गांधी के रोड शो में चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, सड़कों के इर्द गिर्द लोग थे, और वो कम संख्या में लोग हैं। ठीक है, वो जो लोग हैं वो समर्थक हैं, कल हम लोगों ने बात की उनसे, वो कट्टर समर्थक हैं मोदी साहब के, और बीजेपी के मोदी साहब के ज़्यादा, बल्कि बीजेपी और बोम्बई के कम। तो ये तो दूसरा की स्पीच को देखिए अगर आप, अब मोदी साहब की स्पीच में कंटेंट गायब हो गया फिर से एक बार। यानी अगर आप देखिए कि अब वो बजरंग बली का नारा तो उन्होंने लगाया, लेकिन वो वहां से हट, जो 3 दिन से या 2 दिन से कर रहे थे भाषणों में, तो वो कांग्रेस पे अटैक बिना किसी कंटेंट के कर रहे हैं। अब वो शायद उनको फीडबैक मिला होगा
क्योंकि जो हम लोगों को फीडबैक मिला कर्नाटक के दौरे में, और जो दूसरे पत्रकार भी कर्नाटक के दूसरे क्षेत्रों में थे, और आज दिल्ली लौटते हुए हवाई अड्डे में भी एक ऐसे ही पत्रकार से हम लोगों की मुलाकात हुई थी जो कई दिनों से वहां पे थे। तो ये जो पूरा बजरंग का मामला आया, ये इससे कर्नाटक में कोई बहुत उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी आज गवाही प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से भी मिल गई कि वो उससे हट गए। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है बीजेपी और कांग्रेस और कर्नाटक की राजनीति में। और जो अंडर करंट है जो हम लोगों ने देखा, वो अंडर करंट निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में है। और आज मोदी साहब की जो भाषण है वो बहुत डिफेंसिव भी था। कल हम लोग जब वहाँ थे और देखे कि हम लोग भी बहुत लंबे समय तक तमाम सड़कें बदलते हुए हमको जहाँ पहुँचना था वहाँ हम पहुँच पाए थे, क्योंकि कई सड़कें ब्लॉक थी, रोकी हुई थी ट्रैफिक की वजह से। बेंगलोर निवासी बहुत नाराज थे। कई जगह तो कई घंटों से वो लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। कई लोगों ने बैरिकेड हटा भी दिए। और प्रधानमंत्री भाषण में भी वो दिखाई दिया कि वो जब वो कह रहे हैं बार बार कि हमने अपना रोड शो छोटा किया क्योंकि नीट के एग्जाम थे, तो वो बेंगलोर के लोगों की नाराजगी उन तक पहुंच गई। तो ये रोड शो ने जितना फायदा नहीं किया होगा उतना नुकसान तो किया है। शायद कर्नाटक के दूसरे क्षेत्रों में जो फुटेज जाएगी तो उसका कुछ कहीं असर होगा, लेकिन बेंगलोर निवासी तो नाराज हुए। जो इर्द गिर्द हैं वो तो सपोर्टर हैं, और सपोर्टर बीजेपी के, वहाँ सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी एक लंबे समय से वहाँ की राजनीति में है, कई बार सरकारें बनाई है, बड़े नेता हैं। तो बीजेपी का वहाँ पे सपोर्ट बेस होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। सपोर्ट बेस है, बराबर की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर में इस बार लग रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। राजीव जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर है, लेकिन पलड़ा कांग्रेस का भारी है। और जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, कल 3-4 धड़ाधड़ आए हैं पोल्स और ओपिनियन पोल सर्वे, और उसमें भी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हम लोग भी लगातार वहाँ चर्चा कर रहे थे, जिन जिन लोगों से बात कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के हम लोगों ने भी जो जो देखा आप लोगों तक अब तक पहुँचा चुके हैं। आज राहुल गांधी कुछ और लोगों से मुलाकात कर रहे थे। राहुल गांधी ने आज मुलाकात की है डिलीवरी बॉयज़ से, जो अलग अलग, चाहे वो जोमेटो के लिए काम कर रहे हो, स्विगी के लिए काम कर रहे हो, ब्लिंकिट्स के लिए काम कर रहे हो। जरा वो तस्वीर फुल स्क्रीन में चाहता हूँ ले आइए, जिसमें राहुल गांधी और उसके बाद वो स्कूटर चलाते हुए, ये देखिए राहुल गांधी जा रहे हैं और मुलाकात इनकी हुई है स्विगी के, और इन लोगों के साथ में देखिए बैठ कर के अलग अलग ब्लिंकिट के लोग हैं, इन लोगों के साथ में राहुल गांधी की बातचीत। और इसको ले आइए, जरा आवाज़ दे दीजिए, इनकी आवाज़ सुने हम राहुल गांधी की। तो आप किस लिए काम करते हो? ब्लिंकिट। आप ब्लिंकिट सर, जोमेटो और आप स्विगी। नमस्कार जी, क्या खाएंगे आप? कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। आपके फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? मेसी। और आप? रोनाल्डो। क्या आप क्या बिजनेस करते थे? हमारा कपड़े का व्यापार था, मोबाइल एक्सेसरीज, शोरूम से सेकंड आता है पूरा, वो सब उठाते थे। जीएसटी से आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ। ऑर्डर लेके चले जाते हैं। और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी माँ है। 15 रुपीज़ का हाफ तो ऑफ कर दो। और इसमें हमारा 100 रुपये के काम का है। हमारा जो व्यापार है वो छोटा छोटा काम करता हमारे कंपनी में काम कर दिया तो इनके भी सभी एक साथ आते हैं। आपका टिप्स करके 100 रुपीज़ देते हैं, दूसरा जूस देता है। वही सर, ये काम जो ढंग का होना, फ्यूचर काम आना। एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, उसीलिए हम यहाँ 100 रुपये के काम का आए सर। यही नाश्ता है हमारा, ब्रेकफास्ट। सवेरे 6 बजे उठते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो भी हमको नसीब नहीं मिलता। जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मुश्किलें हैं, इसके बारे में मीडिया में
कभी मैंने नहीं देखा। नहीं देखा, दिखाएंगे लेकिन हम लोग का वैल्यू नहीं है। आप पहले आदमी हमसे बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू ब्रदर। तो राहुल गांधी स्कूटर की सवारी करते हुए नजर आ रहे थे। ये आज की तस्वीर और स्विगी के लोगों के साथ मुलाकात राहुल गांधी की और अलग अलग ढंग से लुभाने की कोशिश, और हो भी क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह रहे थे प्रशांत टंडन जी की मोदी जी आज थोड़ा चेंज, उनका भाषण थोड़ा चेंज था और आज बजरंगबली से ज़्यादा कुछ और बातें करते हुए नजर आए, इधर उधर भटकते हुए भी नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे हैं। क्या ये कल जो सर्वेज आए हैं अलग अलग चैनलों पे उसका असर है? हम लोग तो खैर देख करके और लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस रूप में देखा जाए। इम्पॉर्टेंट बात यही है कि मोदी जी लगातार अपने भाषणों में, कल समाप्त हो जाएगा भाषणबाजी, कल ख़त्म हो जाएगी वहाँ की कर्नाटक की, और 10 तारीख को मतदान और 13 तारीख को रिजल्ट भी हम आप सब तक सुबह 7 बजे से पेश करेंगे, पहुंचाएंगे। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि किस रूप में देखा जाए, क्या मोदी जी अभी भी मुद्दों से भटकते हुए नजर आ रहे हैं? कल लंबी उनकी लाइन लगी हुई थी 4-4 घंटे से लोग उनके दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों से हम लोगों ने बात की, प्रशांत जी थे, मैं था, हम लोगों ने बात की तो भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई तो देती है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक फ़ैन फॉलोवर तो बना रखा है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा। और दूसरी बात ये भी है कि केंद्र में मोदी, लेकिन यहाँ पर यानी कि राज्य में कांग्रेस। आज तो बीजेपी के एक मंच से कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री की जो रैली है उसमें तो नारे लगते ही हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस का, गलती से ले लिया होगा नाम, लेकिन कांग्रेस का नाम ले रहे थे। क्या कहेंगे स्वामी जी? देखिए राजीव जी, आपने जाके प्रशांत जी ने वहां पे आंकलन किया, बाकी एग्जिट पोल भी जो पोल हो रहे हैं और जो लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं देखिए मेरा आंकलन थोड़ा सा अलग है। और मेरा आंकलन ये कहता है कि ये पहला चुनाव है हिंदुस्तान के इतिहास में जो एक बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि में हो रहा है। ये कर्नाटका का चुनाव अलग पृष्ठभूमि में हो रहा है जो आज तक 75 साल में नहीं हुआ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस युग में वापस चले जाऊंगा जहां महाभारत में हुआ था। वहां द्यूत क्रिया हुई थी, वहां पे एक तरफ कौरव पक्ष था और दुशासन और दुर्योधन ने नारियों का अपमान किया था, चीरहरण किया था और भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की थी। आपकी ही बिरादरी की, आपकी ही फ्रेटर्निटी की साक्षी जोशी को जो वहां पे कवरेज कर रही थी और ये बता रही थी कि वहां कितने पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले अपनी गाड़ी में उनको ले गए, उनके कपड़े फटे और उसके बाद पुलिस थाने में रात को 12:30 बजे उनको छोड़ दिया गया कि अब तुम घर जाओ। ये नारी के साथ अपमान केवल महाभारत युग में हुआ था जो आज दोबारा हो रहा है। इसके बाद जब महिला आयोग की अध्यक्षा वहां पहुंची तो उनको घुसने नहीं दिया गया और गाड़ी में बिठा लिया गया, महिला आयोग की अध्यक्षा को। तो देखिए मैं ये मानता हूं कि ये जो पृष्ठभूमि है बिल्कुल अलग है, ऐसी पृष्ठभूमि आज तक नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है जो आप लोगों का आंकलन है 130-135 का, अगर मैं अपने शिक्षक के विवेक का उपयोग करूं और उस विवेक को कर्नाटका के वोटर्स के विवेक से तारतम्य में, मुझे लगता है कांग्रेस को 170 सीट मिलेगी। उसका कारण यह है कि आज की तारीख में जो भी बीजेपी के साथ खड़ा है वो नारी करने वालों के साथ खड़ा है, वो दुर्योधन और दुशासन के साथ खड़ा है। और जो नारी के अपमान के विरुद्ध खड़ा है, आपको पता होगा जंतर मंतर के अंदर जो खाप पंचायतों की मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि रोज 5000 लोग हर खाप के जंतर मंतर आएंगे, 5000 लोग,
और जो उग्रहा ग्रुप की महिलाएं हैं, करीब 1000 महिलाएं वहां पहुंची हैं और बैरिकेड्स तोड़ के पहुंची हैं। नारी सम्मान के लिए उन लोगों ने अपने को समर्पित कर दिया है और वही दृश्य मैं दोबारा होता देख रहा हूं जो किसानों के साथ अन्याय हुआ था, बेटियों के साथ हो रहा है। तो ऐसा लगता है अगर वे लोग हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई भी ऐसा आदमी जिसके घर में बेटी है या बहन है या मां है, वो मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी को वोट देगी। हां, अगर 9 तारीख तक कल अगर ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो जाएं और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके प्रधानमंत्री और अमित शाह जाके जंतर मंतर में बेटियों से मिल लें तो मुझे लगता है कि शायद स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं बजरंग पूनिया को रुलाया जा रहा है, कन्हैया को जिस प्रकार से कोर्ट में पीटा गया था और उनको जेल के अंदर बंद किया गया था, तो क्या भगवान कृष्ण का अपमान हुआ था? जब सीताराम येचुरी का अपमान होता है तो सीताराम का अपमान होता है, जब ये बजरंग पूनिया का अपमान होता है, बजरंगबली का, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं जहां तक कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में है, ये जो बात हुई है, जो बजरंग दल की बात हुई है, इससे कंसोलिडेशन उन लोगों का हुआ है जो हम जैसे सेकुलर लोग थे और हम ये सॉफ्ट हिंदुत्व से परेशान थे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि देश के अंदर एक ऐसा दल हो जो ये कहे कि हिंदू मुसलमान अतिरेक को हम पसंद नहीं करेंगे, उग्रवादी कोई भी हो हम उसको पसंद नहीं करेंगे, हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं और भारत के हम उन्नति को चाहते हैं। कांग्रेस ने वो स्टैंड लिया है, सेकुलर कंसोलिडेशन हुआ है। और आप लोगों की रिपोर्ट से मुझे ये भी पता चला है कि जो जनता दल सेकुलर के वोटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास चुनाव में हंग असेंबली आई तो हम बीजेपी का साथ देंगे। तो इस समय जो विवेकशील लोग के अंदर हैं जो कि इनडायरेक्टली बीजेपी नहीं बनाना चाहते, वो भी पोलराइज होकर कांग्रेस के साथ आएंगे। तो मेरा ये राजीव जी सही होता है या गलत, 13 तारीख को आपसे डिस्कस करेंगे। 170 सीट कांग्रेस की आएगी। जी स्वामी जी, कुछ ज़्यादा ही आप बता रहे हैं। आए कांग्रेस के लिए ये शुभ संकेत आप दे रहे हैं। लेकिन आंदोलनों की बात, आप जंतर मंतर की बात कह रहे थे, एक बहुत बड़ा इस सदी का 21वीं सदी का सबसे बड़ा आंदोलन अगर देखा जाए तो किसानों का आंदोलन था। और 13 महीने दिल्ली के 3 अलग अलग बॉर्डरों पर किसान बैठे रहे। लेकिन उसके बाद आपको पता है, आप सबको पता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान देखा होगा उससे पहले क्या हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या जंतर मंतर से जो उम्मीद आप लगा के बैठे हैं, क्या वो उम्मीद कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट से यहां जंतर मंतर का कुछ असर वहां होने वाला है? साफ शब्दों में बोलूं, हो सकता है कि मैं आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई असर नहीं होने वाला, कोई असर नहीं होने वाला। स्वामी जी, आप बहुत भावुक इंसान हैं, मैं समझता हूं, लेकिन कोई असर नहीं होने वाला। और इस बात को जो आंदोलनकारी हैं उनको सोचना पड़ेगा, आंदोलन की दिशा तय करनी पड़ेगी कि उसका दिशा क्या हो और उसके बाद दशा क्या होगी, ये समझना होगा। इस पर कभी और बात करेंगे। कई लोगों को हमारी बातें पसंद नहीं आएंगी, उसी जंतर मंतर से हम लाइव कर चुके हैं, अभी चुनाव की गतिविधियों से वापस लौटे हैं और फिर हम जंतर मंतर पहुंचेंगे। कई हमारे साथी, एक साथी लिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपको ध्यान देना चाहिए कि जंतर मंतर पे भी बहुत कुछ हो रहा है। जी साहब, जंतर मंतर पे ही नहीं बहुत कुछ हो रहा है, बल्कि मणिपुर में भी बहुत कुछ हो रहा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या हम दिल्ली में बैठे हैं और इसीलिए हमको सिर्फ जंतर मंतर दिखाई देता है, हमको मणिपुर दिखाई नहीं देता, हमको पूर्वोत्तर नहीं दिखाई देता? तो हमको देखना चाहिए। और ये उन मीडिया से भी ये बात होनी चाहिए जो बैठ करके सिर्फ और सिर्फ इधर उधर जा करके और क्या क्या करते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं भी भटकना नहीं जी, बहुत सारी बातें यहाँ हो रही हैं। कर्नाटक पर फोकस करते हैं, चाहे आप तो जोड़ लीजिए मणिपुर भी, चाहे आप जोड़ लीजिए द केरला स्टोरी भी, और आप चाहें तो जोड़ लीजिए जंतर मंतर भी, लेकिन फोकस जो है वो कर्नाटक है। किस रूप में आप देखते हैं? प्रिया राजीव जी, देखिए, चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। पूर्वानुमान भी अपने अपने ढंग से एक स्वरूप अख्तियार कर चुके हैं। आज भी कई चैनल्स में पूर्वानुमान चल रहे हैं, संभवतः कल तक चले। और एक कर्नाटक भीतर से जो एक विश्लेषण है वो, और कर्नाटक से बाहर जो है वो, इसमें बहुत बड़ा फर्क है।
ये फर्क लगभग वैसा ही है कि 370 को लेकर के जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते थे और जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग क्या सोचते थे, उसी किस्म का फर्क यहाँ दिख रहा है। कर्नाटक में जिससे नरेंद्र मोदी जी का चुनाव प्रचार चला है, पूरी मीडिया ये बताने में लगी है कि ये गेम चेंजर साबित हो रहा है या गेम चेंजर साबित होने वाला है। इवन आपको आश्चर्य होगा, एक सर्वे अभी चल रहा है, प्रगति पर है, टीवी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय चैनल में, और वो 5 मई तक का सर्वे दिखा रहे हैं और उसमें प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी का जो चुनाव प्रचार है क्या वो गेम चेंजर साबित होगा। आप आश्चर्य करिए, 5 मई तक का लिया जा रहा है और आज कितना जो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव प्रचार है वो उसको अगर देखें, जो धुआंधार चुनाव प्रचार है, रोड शोज वगैरह, वो 5 मई से पहले तक में कवर नहीं हो रहा है। इसके बावजूद प्रश्न है कि क्या नरेंद्र मोदी गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, ये प्रश्न है। और उसका उत्तर में मैं नहीं जाना चाहता, फिर भी वो 36% ही बता रहे हैं और कुछ अलग अलग तरीके से आंकड़े दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जनता को आकर्षित करते हैं, भीड़ जुटाते हैं, अच्छा बोलते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, मैं इसको खारिज नहीं करता, मेरे खारिज करने से खारिज हो भी नहीं जाएगा। लेकिन कर्नाटक में जो स्थिति है, जनता में जो बदलाव की बेचैनी है, उस बदलाव की बेचैनी का जवाब लेकर के क्या नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं? अगर पहुंचे हैं तो फिर उनको वो गेम चेंजर साबित होंगे। अगर बजरंग दली को बजरंग बोल दिया जाए तो मीडिया कह सकता है कि ये गेम चेंजर है। लेकिन हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में यही मई का महीना था राजीव जी, 2 मई दीदी गई, यही सब नारे लग रहे थे मीडिया में भी। लेकिन हुआ क्या, वहां श्री राम के नाम पर ये नारा बनाया गया था, हर बात में श्री राम का नारा, जय श्री राम गूंज रहा था। लेकिन जय श्री राम की पराजय सुनिश्चित कर दी भारतीय जनता पार्टी वालों ने। जय श्री राम की जीत का जो डंका वो पीटने वाले थे, जय श्री राम को भी शर्मसार कर दिया, उनकी भी पराजय हो गई। तो कर्नाटक में बजरंग दली और बजरंग बली बोलकर जो आप वोट मांग रहे हैं, मैंने आज भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से सीधा सवाल किया था नेशनल चैनल में, ठीक है बीजेपी जीत जाती है तो हम बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने बजरंग बली का नारा देकर के जिता दिया बीजेपी को, मान लिया आपकी बात। लेकिन हार जाती है तो क्या आप बोलेंगे कि बजरंग दली को बजरंग बली जो आपने कहा, हिंदू वोटरों ने आपको सबक सिखा दिया, भगवान बजरंग बली ने आपको सबक सिखा दिया, ये आप बोलेंगे? बोलिए ना। घिग्गी बंद गई, ये एकदम सामने सामने की बात है, घिग्गी बंद गई, जवाब नहीं था और एक नेता के पास नहीं, कोई भी नेता आकर के इस बात को बोले कि हाँ गेम चेंजर होगा नरेंद्र मोदी जी का बोलना। बजरंग दली को उन्होंने बजरंग बली से जोड़ा है और कांग्रेस ने बजरंग बली का अपमान कर दिया है, तो कांग्रेस को हार जाना चाहिए, बजरंग बली का आशीर्वाद जो है नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को मिल जाना चाहिए। लेकिन ये बोलने की हिम्मत नहीं है कि बजरंग बली का आशीर्वाद वास्तव में बीजेपी को मिला हुआ है और बीजेपी जीत रही है, नहीं है स्थिति। यही कारण है आज आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण में देखिए, सोनिया गांधी जी का वो जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 4 साल से कैंपेन में भाग नहीं लेते थे उनको आना पड़ गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस हार रही है। गजब बात है, बीजेपी जीत रही है बोलते बोलते कांग्रेस हार रही है पर आ गए नरेंद्र मोदी जी कि कांग्रेस अगर हार रही होगी तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब अपनी साख को इस हार में जोड़ देंगे क्या? वो बोलेंगे कि हम गए और इसलिए हार गए। ये जो नैरेटिव देने की कोशिश हो रही है कि हार रहे हैं इसलिए सोनिया गांधी आ रही है, इसको उलट कर देखिए। अगर हार जाए कांग्रेस तो फिर तो तीनों ने लीडरशिप की हार हो गई। सोनिया गांधी जी की एक सभा के कारण उनको लांछन लगेगा कि आप आई फिर भी नहीं जिता सकी।
दरअसल कांग्रेस चूंकि कॉन्फिडेंस में है, विश्वास में है कि हम जीत रहे हैं, तो कोई कसर बाकी नहीं रखा जाए, ये कांग्रेस ने अंतिम ताकत भी जो है सोनिया गांधी जी के रूप में झोंकी है। और जो इन्होंने बात कही है सोनिया गांधी कि वो 1978 में इंदिरा गांधी का चिकमंगलुरु में जो यादें हैं, जो रिवाइवल हुआ था, जो खुद सोनिया गांधी का उस कर्नाटक में बेल्लारी में जो जीती थी और सुषमा स्वराज हारी थी, इस बात को तो जिक्र नहीं आता है। सोनिया गांधी जीती थी तो सुषमा स्वराज हारी थी। वहां भी बीजेपी उस समय भी पूरे जोर शोर के साथ कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं और राष्ट्रवाद का नारा, तमाम चीजें हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी ने रिवाइव किया था। उस चीज को याद करते हुए आज वो बता रही कि एक बार फिर मौका है कर्नाटक के पास कि वो कांग्रेस को एक पूरी देश की सियासत बदलने में एक पोजीशन दे। ये इस मैसेज के साथ सोनिया गांधी पहुंची हैं, तो क्या डर के मारे पहुंची हैं? तो उनके भाषण से ही साफ लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी के भाषण से ये साफ लग रहा है कि वो बजरंग बली का जो नारा था वो मध्यम पड़ गया। इसलिए मध्यम पड़ गया क्योंकि हिंदुओं में रोष है, गुस्सा है कि बजरंग बली को बजरंग दली से कैसे जोड़ सकते हैं आप। और कर्नाटक में खास तौर से, कर्नाटक चूंकि वो हिंदी बेल्ट नहीं है जो वेग में आवेग में नफरत की सियासत में ज्यादा बहक जाते हैं, वो इलाका है जहां लिंगायत है, जहां वोक्का लिंगा है, जहां दलित और ओबीसी की भी अपनी एक पैठ है, पहुंच है, और मुसलमान भी हैं। तो इन इलाकों में हिंदुत्व का नारा आप जो दे रहे हैं, राजीव जी एक अटेंशन लेना चाहता हूं, अब बात अपनी खत्म ही करूंगा, एक अटेंशन लेना चाहता हूं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा चुनाव प्रचार है, बीजेपी का जो पूरा चुनाव प्रचार है लास्ट दौर वाला, इस पर हम फोकस करें तो हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने आगे के चुनावों के लिए ये स्कोरिंग मैनेजमेंट के तहत स्कोर कर रहे हैं, ताकि जो आने वाले चुनाव में है वहां पर एक एजेंडा, एक हिंदुत्ववादी एक एजेंडा सेट किया जा सके। तो कर्नाटक में तो अब कोई शक ही नहीं रह गया है कि बीजेपी की हार हो रही है, और किसने से हार हो रही है ये सवाल है, सबके मुंह में अलग अलग बातें हैं। आज भी जो लोग बीजेपी को बहुत मजबूत बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद बीजेपी की हवा मजबूत बता रहे हैं, उनका भी कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी। इससे ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं राजीव जी कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी, इससे ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। मतलब साफ है कि हार नहीं, बीजेपी की करारी हार हो रही है। और मैं तो अपने उस बयान की याद दिलाता हूं जो मैंने आपके ही टीवी चैनल में भी कहा और कई दूसरों जगहों पर भी कहा कि 50 सीट से ज्यादा अगर बीजेपी ले आती है तो जितनी सीटें ज्यादा ले आएंगी वो नरेंद्र मोदी वजह से होगी, ये जान लीजिए। बस यही देखना। जी बिल्कुल बिल्कुल, 50 सीट से भी ज़्यादा आप पहले कह चुके हैं इसी मंच पे और आज भी आप कह रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है कि वहाँ चुनाव अकेला एक आदमी लड़ रहा है बीजेपी की तरफ से, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पे ही बीजेपी जो कुछ भी है वहाँ है, ये भी तय मानिए, और ये हम देख के आ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि कल अभी जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, कल हम लोग कहीं और जा रहे थे लेकिन बीच में रास्ता रोका गया और कई किलोमीटर तक हम लोग पैदल पहुंचे वहां तक, और हमको रोड क्रॉस करना था। बताया ये गया कि चूंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए पिछले 4 घंटे से रोड को बंद किया गया है। और उसके बाद इसकी बानगी आप लोगों ने देख ली कि बहुत लोग नाराज़ भी हुए। खैर, हम लोगों को अपने प्रेस के कार्ड को ये सब दिखा करके उस दूसरी दिशा में जाने को मिल गया, लेकिन हम लोग ठहर गए और हम लोगों ने भी इच्छा जाहिर जताई कि चलो यहाँ आए हैं तो कांग्रेस की रैलियों, सिद्धारमैया की रैली को तो कवर हमने कर लिया, तो बीजेपी के जो लोग हैं उनको ये ना रहे कि भाई आप सिर्फ कांग्रेस को कवर करते हो, आप बीजेपी को कवर नहीं करते हो, चलो बीजेपी को भी कवर कर लेते हैं।
कैमरा निकाले हम लोगों ने और बात करना शुरू किया तो वहां एक पे एक भक्त राम दिखाई दिए, बहुत बड़े बड़े भक्त, भक्ति में लीन। अगरबत्ती की कमी थी बस, क्योंकि वहां जला नहीं सकते थे। लेकिन ये आप लोगों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहां के अलावा अगर 4 कदम आगे बढ़िए तो कई ऐसे लोग थे जो इतने नाराज थे कि 4 घंटे से सड़कों को बंद करके और बिल्कुल कैद में लोगों को रखा गया था। ये नाराजगी बहुत ज्यादा थी और उन लोगों की बाइट आप लोगों तक हम नहीं लेके आ पाए, इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि वहां मारपीट की नौबत आ जाती। अगर एक कहता कि नहीं जी मोदी जी जो हैं वो ठीक नहीं हैं, तो दूसरा आकर के, क्योंकि वहां की जनता जो थी वो बाहर से लाई गई भी थी, कुछ वहां की भी थी और बहुत जल्दी आवेश में आने वाली जनता थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ बातें आप लोगों तक जो पहुंचा रहा हूं दोस्तों, इस बात को समझिए कि कर्नाटक की स्थिति क्या है, ये हकीकत बयां कर रहे हैं हम, वही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। खैर शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, किस रूप में आप कर्नाटक को बहुत नज़दीक से जानते हैं और आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, और चूंकि हम लोग फर्स्ट हैंड अभी आए हैं तो थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक रख रहे हैं। और अभी बात जंतर मंतर की भी हो रही थी, मणिपुर की बात भी हो रही थी, केरला स्टोरी की बात भी हो रही थी और ऐसी अलग अलग चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन अगर पूरा आपने भी देखा है, कर्नाटक के चुनाव को कवर किया है बहुत नज़दीक से, क्या दिल्ली का असर कर्नाटक पे पड़ता है? हालांकि अभी भी बहुत साफ गोई से कह रहा हूं, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको, चूंकि आप रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं, क्या जंतर मंतर का रिजल्ट जो असर है वो पड़ते हुए आप देख रहे हैं वहां कर्नाटक में? धन्यवाद राजीव जी। मेरा यह मानना है कि राजनीतिक आंदोलनों का असर चुनावों पे पड़ता है। मेरा यह मानना है कि राजनीतिक आंदोलनों के असर का मूल्यांकन केवल हार और जीत के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि राजनीतिक आंदोलनों का असर इस आधार पर किया जाना चाहिए, मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उन्होंने राजनीतिक परिवेश को बदलने या चर्चाओं को बदलने में कितनी बड़ी भूमिका अदा की। अगर किसान आंदोलन के असर को आप उत्तर प्रदेश में नहीं देख पा रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। अगर विपक्ष की एक पार्टी जो 41 सीट से 125 सीट पहुंचती है तो यह राजनीतिक विमर्श के बदले बगैर संभव नहीं है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ जैसे जिले में भारतीय जनता पार्टी की हार को किसी आंदोलन के परिणाम के रूप में नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में, आधा दर्जन जिलों में सत्तारूढ़ दल अपना खाता नहीं खोल पाता तो आपको मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर यह किसका असर है। हार जीत, सरकार बनने या न, इस आधार पर राजनीतिक आंदोलन नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में किसान आंदोलन का असर अगर नहीं दिखाई पड़ेगा तो आप इस डिस्कस पे नहीं पहुंच सकते हैं कि कौन सी पार्टी आगे है। अगर नंदिनी और अमूल का विवाद सामने है तो वह किसानों के आंदोलन का परिणाम। कर्नाटक का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे सहकारी दुग्ध कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, एक गांव नहीं बता सकते हैं आप, और जहां नंदिनी के संघ में अपना दूध बेचने वाले दूध उत्पादक किसान नहीं है। उन पे जब हमला हुआ तो किसान सड़क पर आ गए। जब वहां के सुपारी उत्पादक किसानों पर, वहां के लाल मिर्च उत्पादक किसानों के व्यापार पे हमला हुआ तो वहां किसान सड़क पर आ गए। और जितना पिछले 4 सालों में ये किसान आंदोलन होता रहा है कर्नाटक में, वहां आप किसी अन्य राज्य की तुलना में कम नहीं है। वो चाहे महाराष्ट्र को देख लीजिए, चाहे कर्नाटक को देख लीजिए, बदला हुआ माहौल यह है। बीजेपी क्यों डिफेंसिव है कि सवाल है कि जो लोगों के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज उडुपी जैसे जिले में, उडुपी में आप याद कीजिए, जनसंघ के लोग वहां पर नगर निगम में कब्जा कर चुके हैं। वो एक ऐसा जिला है। आज भारतीय जनता पार्टी 2023 में अगर वहां अपने आप को मजबूत स्थिति में देख रही है तो कोई नई बात नहीं है। परंपरागत तरीके से यह दक्षिणपंथी पार्टी वहां पे कब्जे में रही है। लेकिन आज अगर आप उडुपी में जाइए, लोगों से कहिए कि जो पार्टी पिछले चुनाव में सभी की सभी सीटें जीत ली थी, इस बार संदेह है। क्यों संदेह है? कि जो सामाजिक समरसता थी उस जिले की, वो प्रभावित हुई है। जो व्यापारिक संबंध थे दोनों समुदायों में, हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियंस के बीच में, वो प्रभावित हुआ है। वहां के जो इंजीनियरिंग कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें सीटें नहीं भर रही हैं, जो तनाव की स्थितियां पैदा हो गई।
हालत ये हो गई है कि जो आज आप कर्नाटक को उत्तर प्रदेश मत समझिए। उत्तर प्रदेश में अगर किसी गरीब आदमी को 1,000 रुपए में सिलेंडर खरीदने की नौबत आई तो उसे सिलेंडर को किनारे रखा और लकड़ी पर अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। कर्नाटक में नहीं होता। कर्नाटक का व्यक्ति अगर एक बार सिलेंडर अपने घर में ले आया तो वह बाध्य होता है कि 1,000 में मिले चाहे 1,200 में मिले, वो खरीदने के लिए मजबूर होता है। आमतौर पर अपने जीवनचर्या को बदलता है, अपनी स्टाइल को बदलता नहीं है। तो महंगाई की इस मार ने उसको प्रभावित किया है। अगर उसके पास बेरोजगारी का संकट उस जिले में आ गया और उस यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए विवश हो गए तो यह लोगों के सामने एक चुनौती बन गई जो भारतीय जनता पार्टी के सामने उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप बात करेंगे कि दिल्ली का असर, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कांग्रेस को भी उस जिले में उस राज्य में स्थापित करने में स्थानीय नेताओं का योगदान है। वह कांग्रेस कभी भी दिल्ली के नेताओं के ऊपर निर्भर नहीं रही है। वहां के स्थानीय नेता हैं जिनका पब्लिक कनेक्ट जबरदस्त है और वो अपनी पार्टी को आगे ले जाते हैं। और जब कांग्रेस ने जब आप स्थानीय नेताओं की अवहेलना की उसको नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने येदियुरप्पा जी के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका पब्लिक कनेक्ट। और येदियुरप्पा जी के बारे में क्या है कि जो वहां के लिंगायत के मठ हैं उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। लिंगायत मठों के लोगों ने यह कहना शुरू किया कि जो शेट्टार साहब के साथ व्यवहार किया गया वह बहुत ही अपमानजनक था। गोया कि लिंगायत समुदाय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता रहती रही है परंपरागत रूप से, जब से वीरेंद्र पाटिल साहब जब कांग्रेस के बाद से जो लिंगायत समुदाय येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ आई, यह पहली बार हुआ है कि उसमें बिखराव नजर आ रहा है। और स्थानीय नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के कोई स्थानीय नेता नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे रख करके अपनी चुनावी मुहिम को तेज कर सके। अब बात कीजिए आप मोदी जी के असर की। मोदी जी क्या पहली बार कर्नाटक में वोट मांग रहे हैं? 2013 में भी वोट मांगने गए थे और तब गए थे जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके थे। क्या हुआ? अपने इतिहास में सबसे कम सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी। येदियुरप्पा साहब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के एक अपनी नई पार्टी बना चुके थे। 2018 के चुनाव में भी प्रचार करने के लिए गए थे और वो सत्ता में नहीं ला पाए बीजेपी को। वहां पे कांग्रेस और जेडीएस की मिलीजुली सरकार बनी और बाद में तोड़ फोड़ करके उन्होंने बीजेपी की अपनी सरकार बनाई, जिसका भी संदेश कर्नाटक में खराब गया कि आपने जो जनादेश था उसकी आपने अवहेलना की। जो आप मोदी जी के साथ एक और संकट क्या है कि जो मोदी जी का असर होता है हिंदी भाषी राज्यों में, वह असर दक्षिण के राज्यों में नहीं हो पाता। वह भाषा का संकट है। और कर्नाटक के लोग हों, तमिलनाडु के लोग हों, तेलंगाना के हों, आंध्रा के, वो अपनी भाषा में बात करना चाहते हैं। और संकट क्या है कि एक तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां बहुभाषी राज्य है। वो वहां केवल कन्नड़ी नहीं बोली जाती, 4 से 5 भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उस राज्य में कांग्रेस के साथ का पक्ष क्या है कि वहां हर भाषा में बात करने वाले नेता हैं और अगली पंक्ति के नेता, जिसकी वजह से कांग्रेस के साथ पब्लिक कनेक्ट कर्नाटक में बहुत बेहतर है। 2 चीजें हैं, एक तो जो जन सामान्य से जुड़े हुए मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और सामाजिक समरसता पे हमला, एक ऐसे विषय पाए हुए हैं जिसके ऊपर कर्नाटक के लोग बीजेपी के साथ जाने की स्थिति में नहीं है। और अगर आप हिंदुत्व की बात कीजिए, हिंदुत्व का निश्चित रूप से हिंदुत्व के नारे को बीजेपी बहुत तेजी से चला रही है, लेकिन जो हिंदुत्व के सबसे बड़े पक्षधर रहे हैं प्रमोद मुतालिक, वह बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मोर्चा खोल रखा है बीजेपी के खिलाफ और वो कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नारे को लेकर के केवल बीजेपी भुनाने का प्रयास कर रही है, वो हिंदुत्व के रास्ते पर चल नहीं रही है। किसके साथ जाएंगे आप? और जो इनके अलावा अगर आप वहां के जातीय समीकरण आप देखिए तो जातीय समीकरणों में जो ओबीसी है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, वो कांग्रेस के साथ है और बड़े पैमाने पर उनके साथ है। और उस वर्ग में कांग्रेस के पास लीडरशिप भी है। अगर कोई एक सर्वेक्षण ये आता है कि यह बुमई सरकार को कितने लोग दोबारा सत्ता में देखना चाहते हैं, अगर 65% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि सरकार को हम दोबारा सत्ता में नहीं देखना चाहते और ज्यादा 50% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि सिद्धारमैया सर्वाधिक पसंद के व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो यह 2 सर्वेक्षण बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस अपने मुद्दों के आधार पर कर्नाटक की राजनीति में आगे है। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या रही कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को रखा आगे।
उसने कभी राष्ट्रीय मुद्दों को आगे नहीं किया। और जो उन्होंने बजरंग दल के को प्रतिबंध लगाने की बात को भी रखी, तो उन्होंने उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ करके रखा कि अगर राष्ट्रीय गतिविधि, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कोई संगठन, जिसमें संगठन है, काम करेंगे तब उस पर प्रतिबंध लगाने का उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन जो हाँ उन्होंने किसानों की समस्याओं को, बेरोजगारी की समस्याओं के, भ्रष्टाचार के मुद्दे, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि जीरो टॉलरेंस है, जिस पे वो कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के ये सभी विपक्षी दल जो है हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, आज आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करने के लिए तैयार हो उसी राज्य में? क्योंकि लोगों ने भ्रष्टाचार को अपनी आंख से देखा है और जूझा है। और यह भ्रष्टाचार केवल ये नहीं है कि सरकार का पैसा किसी एक जेब से निकल के दूसरी जेब में चला गया। यह भ्रष्टाचार है कि जो विकास की योजनाएं हैं वह योजनाएं या तो लागू नहीं हुई या लागू होने में अंधाधुंध पैसे खर्च किए गए और सभी देर से लागू हुई। ये स्थितियां बनी। और वंशवाद के ऊपर आप लेकर के बीजेपी हमलावर रही, आप उस मुद्दे को भी उठाने के लिए स्थिति नहीं है आपके पास, क्योंकि मैंने 30 से अधिक ऐसे लोग हैं जो आपके उम्मीदवार जो किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो न तो आपके पास भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा है, न तो आपके वंशवाद के खिलाफ मुद्दा है, न आपके पास जो बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक समरसता, किसानों के मुद्दे, उन पे बात करने के लिए आपके पास इश्यूज है। तो किस बिना पर आप अपनी राजनीति आगे बढ़ा पाएंगे? क्या लोग विधानसभा के चुनाव में मुद्दों को की अवहेलना करके आप मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं? एक मैं वीडियो देख रहा था, शायद लोग मिले हो, एक वृद्ध आदमी, बहुत वृद्ध आदमी है, उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं 1947 से तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा हूं, मैं पहली बार किसी प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जिसके पास इतना समय है और इतना सार्वजनिक धन है कि वह एक राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए इतना खर्च करता है। यह एक वीडियो बेंगलोर के लोगों की मानसिकता को बताता है, किस दिशा में वो सोच रहे हैं, किस दिशा, वो अपने मुद्दों से क्यों नहीं हटने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा मानना है कि कर्नाटक में जो यह चुनाव का माहौल है, यह जन आंदोलनों से निकला हुआ एक परिवेश बना है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो चाहे कांग्रेस, चाहे किसानों का आंदोलन हो। अब ये भ्रष्टाचार का आरोप क्या कांग्रेस ने लगाया है? क्या राहुल गांधी ने लगाया, सिद्धारमैया ने लगाया है? यह कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का आरोप है। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा किसी राजनीतिक दल ने लगाया है, वहां जो गैर सरकारी विद्यालय हैं उनके संगठन ने लगाया है। क्या यह भ्रष्टाचार का आरोप किसी व्यक्ति सिविल सोसाइटी ने लगाया है? वहां एक विधायक के पास करोड़ रुपए पकड़े गए और वहां के लोकायुक्त के लोगों ने यह बरामदगी की है। हुआ यह मुद्दा है, इस मुद्दे से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? और निश्चित रूप से अगर आप इन मुद्दों पर जो जनता के बीच से निकले हुए मुद्दे हैं उन पे अगर आप अपनी जवाबदेही तय नहीं करेंगे तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, कर्नाटक के बारे में बहुत कुछ देख के आ रहे हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि सुनील जी की बहुत सारी बातों से हम असहमति जताएं, बहुत कुछ बदलता हुआ भी नज़र आ रहा था, लेकिन कमोबेश परिस्थितियां जो हैं उसी दिशा में जाती हुई दिखाई भी दे रही हैं। जैसा सुनील जी कह रहे हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो कर्नाटक की वैसी ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हर चुनाव में, चाहे चुनाव दिल्ली के आसपास का हो या चुनाव कर्नाटक का हो या दूसरे राज्यों के चुनाव हो, हर चुनाव में ये ज़रूर समझ में आता है कि उनके इर्द गिर्द ही आखिर तक प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द चुनाव नाचने लगता है। कोई भी चुनाव देख लीजिए, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख लीजिए, आप छोड़ दीजिए दूसरे राज्यों के चुनाव। उत्तर प्रदेश में तो ब्रांड एम्बेसडर, फायर ब्रांड नेता जो अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके सामने भी या कहें तो मोदी जी के सामने वो बहुत छोटे कद के नज़र आने लगे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। वेस्ट बंगाल का चुनाव हमने देखा, बिहार का चुनाव हमने देखा, तमाम राज्यों के चुनाव हम देखते आ रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव इससे अलग क्यों है, ये आपके ज़रिए हम समझना चाहते हैं। आप भी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। धरातल पे जो कुछ है वो सब अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वीडियोस तैर रहे हैं, वो उसको किनारे रख करके एक विश्लेषण कि क्यों अलग है कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना ज़ोर शोर जो भी है। 3 दिन तक लगातार एक आदमी वहाँ रहने वाला है, जिसमें से आज दूसरा दिन है। दीपक जी। राजीव जी, अंग्रेजी में कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स
while the failure is always orphan, यानी कि सफलता के बहुत सारे बाप हो जाते हैं लेकिन असफलता जो है वो हमेशा अनाथ होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए बिल्कुल उल्टी पद्धति है। यहाँ पर सफलता के एक ही पिताश्री हैं और वो हैं नरेंद्र मोदी जी, और असफलता जो है वहां पर जो है उसको कई लोगों में बांट दिया जाता है। कभी बताया जाता है वहां ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। हालांकि पिछले 5-6 सालों से अब असफलताओं पे मंथन होना खत्म हो गया है। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बस एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, आप जो बात कह रहे हैं उसी में जोड़ देना चाहता हूं। असफलता और अब जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें मोदी जी का चेहरा बीजेपी की तरफ से नहीं है। शायद यहाँ पर आप सब लोग देख रहे होंगे ध्यान से, तो वहां पे नड्डा साहब आ रहे हैं। पहली दफा नड्डा साहब दिखाई दे रहे हैं, चेहरा उनका दिखाई दे रहा है। और वहीं से समझ में आ रहा है जो आप कह रहे हैं, सिर्फ आपकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए एक एग्जाम्पल पेश कर रहा था। जी जी जी, उस मोड़ तक मैं आ ही रहा था। तो लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा हो गया है कि असफलताओं के ऊपर मंथन होना खत्म हो गया है। अब जो होते केवल सफलता पर मंथन भी नहीं होता, सफलता के गुणगान करने के लिए, उसके बाजे गाजे के साथ उसके शोहरत करने के लिए, मोदी जी की शोहरत करने के लिए, उनकी तारीफ करने का काम जो है वो मीडिया ने ले लिया है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ही एक मंथन ग्रुप बन गया है। मतलब उसके पास यही काम रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकारें हैं उसके गुणगान कीजिए और विपक्ष पर हमला करते जाइए। तो अब जो हो रहा है, इसलिए कर्नाटक से एक बहुत मेजर टर्न होने जा रहा है। एक बड़ा परिवर्तन ये होने जा रहा है कि अब मोदी जी जो हैं वो असफलता को हाथ में बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इस चुनाव में सफलता की गुंजाइश बहुत 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 कम है। इसलिए अगर आप नड्डा जी की तस्वीर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगले कुछ समय में, हालांकि अब समय बहुत कम रह गया है, लेकिन ये चर्चा होनी अब शुरू हो जाएगी। मीडिया जो है वो भी अपना होमवर्क करना शुरू कर देगा कि असफलता जब आएगी हाथ में या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो मोदी को तो आप कुछ कह नहीं सकते। आप में इतनी न तो सामर्थ्य है और न ही आप में इतनी हिम्मत है। तो अभी से बलि के बकरे जो है वो तैयार किए जाने लग गए हैं। जिस तरीके से कुर्बानी दी जाती है तो पहले से बकरों को लाना शुरू कर दिया जाता है बाजार में, वैसे ही ये कुर्बानी के बकरे जो हैं वो आप देखना आप शुरू कर देंगे। तो नड्डा जी हैं, उसके बाद वहां के बारे में बातें होने लगेंगी कि भाई ये कमी रह गई, वो कमी रहेगी। हालांकि पार्टी स्तर पे कभी नहीं होगा, पार्टी स्तर पे अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मोदी का जो कंट्रोल है, दबदबा जो है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। यहां से परिवर्तन क्या होगा ये मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूं। परिवर्तन ये होगा कि अब जो है बहुत ही इंटरनली, बहुत ही गुपचुप तरीके से और बहुत ही जिसको हम विस्परिंग वॉइस कहते हैं, फुसफुसाहट के साथ ये बात होनी भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में शुरू हो जाएगी कि क्या मोदी जो है वो एक एसेट से लायबिलिटी की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो अगले 3 चुनाव जो और 3 या 4 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें कर्नाटक के मुकाबले और बहुत कम, बहुत ही क्षीण जो है वो सफलता की गुंजाइश है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की गुंजाइश बहुत बहुत अल्प है। तो यहाँ पर मोदी जो है वो लगातार कमजोर होते जाएंगे। तो कर्नाटक जो सबसे बड़ी चीज जो देने जा रहा है भारतीय लोकतंत्र को, वो ये है कि जिस व्यक्ति ने पूरे के पूरे लोकतंत्र को तबाह कर दिया, पूरी की पूरी सामूहिक जिम्मेदारी वाली जो भावना होती है सरकार के अंदर, उसको खत्म कर दिया, शक्ति के विकेंद्रीकरण को खत्म कर दिया, पार्टी के अंदर भी सरकार के अंदर भी। किस तरीके से उसने मातृ संघ जो है उसका, अपनी जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। इससे जो है ये सारी चीजें मुक्त होनी धीरे धीरे शुरू होंगी। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं पहले भी 1-2 बार कह चुका हूं, कि अब जो है मोदी लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भी उनके चुनाव रैलियां होती है उसमें 100% में आप कहिए 90% कवरेज जो है मोदी का होता है। और मोदी जी के अलावा बचा जो 10% है वो आपस में सारे लोग बांट लेते हैं। उसमें फिर छोटी मोटी रैलियां हो, बाहर कर्नाटक के बाहर से आए हुए मुख्यमंत्री भी हो, वहां पे जाके जो प्रचार करते हैं, चाहे उसे मोदी जाते हैं, अमित शाह, मोदी नहीं, मान लो अमित शाह जाते हैं, दूसरे नेता जाते हैं, वो बचा हुआ 10% जो है कवरेज केवल उतना ही वो पाते हैं। अब जो है कर्नाटक में सबके बाद सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता जाएगा कि मोदी जी जो है न केवल अकेले पड़ते जाएंगे, बल्कि अब वो पार्टी के अंदर क्वेश्चनेबल भी हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया की कोई भी पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता
कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद ऐसे नेता के साथ नहीं जा सकता जिसके लिए और जिसके बल पर आप केवल अगले चुनाव भी हारने जा रहे हैं। तो मोदी के लिए सबसे बड़ी कठिन परीक्षा यही है कि कर्नाटक का चुनाव, इसलिए आप देखिए कि उनकी बातों में जो निराशा झलक रही है, वो वापस उसी पुराने मुद्दों पर आ रहे हैं, किसी भी ठोस चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं पार्टी पे कि 40% की सरकार, फला ढेका, जो भी हुआ है उसका कोई वो जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि असली बात तो यह है कि उनके पास जवाब है भी नहीं। तो जो पद्धति, काम की पद्धति मोदी ने इजाद की थी कि सब कुछ अपने सिर पे ले लीजिए, अब वो उन पर ही भारी पड़ेगा। और इसकी शुरुआत जो है राजीव जी कर्नाटक से शुरू हो गई है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी चीज, जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मोदी में, कि कांग्रेस ने अब चुनाव लड़ना सीख लिया है। उसे पता चल गया है कि चुनाव किस पद्धति से लड़ा जाता है। इसके पहले बहुत सारी जिस तरीके से चुनाव लड़ती थी, अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन कर्नाटक का चुनाव ऐसा है जिसमें 99% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के जीतने के जो चांसेस हैं वो अधिक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हारने के, जीतने की गुंजाइशें बहुत बहुत कम है। तो ये जो नया सबक जो कांग्रेस ने सीखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए घबराहट का कारण है, जो 2024 में जो है इसका असर दिखेगा। मोदी की घबराहट ये है राजीव जी। जी अमलेंदु जी क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, मोदी जी की घबराहट जो है वो तो सब अलग की बात है। लेकिन कल एक घटना हुई अपने कार्यक्रम के दौरान, जब आप कार्यक्रम समेट रहे थे तभी 2-3 नवयुवक आ गए, और जिसका सबसे पहले आपने सवाल पूछा वो मोदी भक्त था, बहुत तगड़ा वाला, मोदी जी के लिए उसका जो कथन था, उस कथन से आप पूरे कर्नाटक के चुनाव का जो लबोलुआब निकाल सकते हैं। उसने कहा कि मोदी जी के आने के बाद स्थिति काफी अच्छी हो गई है और अब 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी। यानी कि मोदी जी के आने के बाद भी जब स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, तो जो पक्का मोदी भक्त है वो भी कह रहा है कि 100 सीटें मोदी जी की आ जाएंगी। तो सरकार तो 100 सीटों पर नहीं बन रही है और 100 आ भी नहीं रही है। तो मुझे लगता है जो दीपक जी कह रहे थे कि जो बलि के बकरे ढूंढे जा रहे हैं, और बलि के बकरे तो बाद में ढूंढे, 13 मई की शाम को जो ये कहना शुरू हो जाएगा कि अगर मोदी जी नहीं जाते तो भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें भी नहीं आती, ये जो है वो 13 मई कहना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, और जो मैं दिल्ली में बैठ करके यहाँ से देख पा रहा हूँ, मीडिया के अंदर चीजें आ रही हैं, आप लोगों की जो रिपोर्टिंग वहां करके दूसरी जगहों से चर्चाएं आ रही हैं, साउथ के जो पोर्टल्स हैं उनको जो खबरें आ रही हैं वो सब देख करके अपना जो है ये एक एनालिसिस है। अब जो प्रेम कुमार जी ने एक सवाल किया था, वही सवाल मेरा भी है कि प्रधानमंत्री इस बात का उत्तर तय करके रखें कि ये बजरंग दल की हार होगी कर्नाटक में, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार होगी, या अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती इसको दूसरे तरीके से दे दीजिए। हार ही की बात नहीं, जीत की बात कर लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी कि बजरंग दल की जीत होगी? कि प्रधानमंत्री बजरंग दल चिल्ला रहे, तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। दूसरा राजीव जी, जो मुझे लगता है हमारे अमित शाह जी जो बहुत काम लगा के जो आए हैं वो तो सब है ही, जगदीश शेट्टार के साथ जो बदसलूकी भारतीय जनता पार्टी ने की, और जिस तरीके से की आंखों के तारे जो है जो लोग रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी में, एक संदेश वहां ये गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुंबई को उसने बना तो दिया चीफ मिनिस्टर, 40% की सरकार तो बना ली, अब वो पता नहीं 40% मुंबई सरकार के किन किन लोगों के पास है या कहाँ है, वो सब अलग का मसला है भी कि नहीं है वो अलग का मसला है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये वहां किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएगी, ये जो चर्चा शुरू हो गई। और इसका भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां चुनाव में नुकसान हो रहा है। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद ये साफ तौर पर गया कि इन दोनों नेताओं की बेइज्जती की ही इसलिए गई है कि चुनाव अगर जीतने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी जीते तो किसी लिंगायत को ना बनाकर किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाता। ये भी एक बात जो है वो अंदर अंदर चल रहा है, जो वहां के जो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ उनके जरिए जो बातें मुझ तक पहुंच रही है, मुझको ऐसा लगता है। अब दिल्ली का कहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा वो एक अलग का मसला हो सकता है कि दिल्ली का कितना असर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचा है, आंदोलन का असर होता है कि नहीं होता है,
हालांकि मुझे लगता है कि आंदोलनों का असर होता है, सरकार बनने में तो होता है, लेकिन ये आंदोलन किसको फायदा पहुंचाती है ये भी विवाद का विषय हो सकता है, बहस का विषय हो सकता है। अगर किसान आंदोलन से अखिलेश यादव को फायदा हुआ तो पंजाब में कांग्रेस को फायदा क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी तो ट्रैक्टर चला के आए थे वहां से, पंजाब से ही दिल्ली तक। प्रियंका गांधी ने जगह जगह आकर के यहाँ उत्तर प्रदेश में भी सवाई की थी, लेकिन फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ। बल्कि उसके साथ आंदोलन की जो सबसे बड़ी जो जमीन थी पंजाब थी, जहां से आंदोलन उठा, वही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जन आंदोलन जो है वो एक भूमिका तैयार करते हैं सरकार के खिलाफ, या कह लीजिए एक वातावरण तैयार करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसका लाभ किसको मिलता है इस पे जो है वो चर्चा हो सकती है कि ये इसका लाभ किसी को मिला है कि नहीं मिला। लेकिन एक चीज जो होती है वो ये होती है जब सरकार से आंख मिलाने की बात, जन आंदोलन जो सरकार से आंख मिलाने की हिम्मत दिखाते हैं, तो इनकी ये महत्वपूर्ण भूमिका लेकिन वो चुनाव में होती है कि नहीं होती है उस पर जो है विवाद हो सकते हैं कि चुनाव में फायदा मिलता है कि नहीं। जी, आंदोलनों की बात पर चर्चा कभी करेंगे ज़रूर, और सुनील शुक्ला जी और आप तमाम लोग रहेंगे, उस पर ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। मेरा प्रिय विषय है आंदोलन, और बहुत नज़दीक से देखता आया हूँ। अन्ना का आंदोलन भी खूब नज़दीक से देखा और कवर किया अपने अखबार के लिए, और उस समय डीबी लाइव नहीं था, उस समय इतनी तेज़ गति से इंटरनेट की सेवाएं नहीं थीं, इसलिए। लेकिन इस पर चर्चा बहुत वाजिब बात यहाँ कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, और इस पर चर्चा करेंगे आने वाले समय में। चाहे एक नक्सल आंदोलन भी है, और चूँकि वहाँ भी बहुत नज़दीक से देखा हूँ, इसलिए वो भी। अगर 21वीं सदी के 3 बड़े आंदोलनों को देखा जाए तो शुरुआत आप छत्तीसगढ़ से कर सकते हैं, और उसके बाद आप दिल्ली आइए। दिल्ली का एक बड़ा आंदोलन था जंतर मंतर पर, जो रामलीला मैदान में, जिससे केजरीवाल का उदय होता है, आम आदमी पार्टी का, और एक आंदोलन किसानों का, और अभी छोटे मोटे उसके साथ साथ कई सारे आंदोलन चल रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ महत्वपूर्ण बात जो अमलेंदु जी कह रहे थे, उसी को आगे थोड़ा बढ़ा देता हूँ कि आंदोलन बहुत ज़रूरी है, और ये बात शायद आप लोग भी मानते होंगे। इसलिए आंदोलन तो ज़रूरत है ही आंदोलन की, क्योंकि डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए आंदोलन ही एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जो डेमोक्रेसी को बचा सकता है। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, कभी आराम से करेंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित होने या हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बस इतना ही कहना था, और वो भी मैं स्वामी जी आपके पास ही आ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, और इसीलिए क्योंकि और स्वामी जी का नाम लेने ही वाला था, तब तक स्वामी जी के दर्शन हो गए, हाथ उठाया उन्होंने तो, और बहुत हम सब में सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं स्वामी जी, और उनकी बातों से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा उस दिशा में जाके सोचने लगते हैं शायद, इसलिए थोड़ा सा मैं उस पर वो कर रहा था, रोक रहा था। लेकिन स्वामी जी, सवाल यही है, आप अपनी बात भी रखिएगा इस पे। सवाल ये है कि कर्नाटक के बाद जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, और उससे पहले देश की जो गतिविधियां चल रही हैं देश में, आप देखिए टेनी, अजय मिश्र टेनी, और वहाँ 4 किसानों की हत्या हो जाती है, और उसके अलावा 2 और यानी 6 लोगों की हत्या होती है, अभी तक वो हटाए नहीं गए। बृजभूषण शरण सिंह की बात लगातार हो रही है, हम भी यहाँ नीचे लिख रहे हैं कि किसानों की मांग है, हेडलाइंस पे आप देखिए कि 15 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाए। इसके अलावा बहुत ऐसी गतिविधियां हम लोग देख रहे हैं, देखते रहे हैं, और इन सब का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पंजाब के चुनाव के समय जाते हैं तो किसानों के एक जत्थे को देख करके वहाँ से डर के वापस आ जाते हैं, और एयरपोर्ट पे कहते हैं कि तुम अपने मुख्यमंत्री को कहना कि हम बच के चले, मैं बच के वापस जा रहा हूँ। ये भी हम देख रहे हैं, और उन किसानों के लिए आप ये कहना कि मैं बच के जा रहा हूँ, यानी कि वो क्या आपकी हत्या करने के लिए वहाँ का इंतज़ार कर रहे थे? क्या वो आतंकवादी थे, उग्रवादी थे? हालांकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन किसानों के लिए हुआ था। तो बहुत कुछ है,
जो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ टिटबिट्स की तरह रखना चाहता हूँ, और शायद आप हमारे तमाम दर्शक इस बात को समझते होंगे कि मैं यहाँ इस छोटे से कार्यक्रम में आप लोगों के बीच किस पॉइंट को रखना चाह रहा हूँ। आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ सकते हैं। आना चाहता हूँ आप प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, आपने मेरी भावुकता का विश्लेषण किया, लेकिन उसका सटीक जवाब सुनील शुक्ला जी ने दे दिया। और अगर वो आंदोलन न होता तो समाजवादी पार्टी को 20 सीट न मिलती और बीजेपी को 90% सीट मिलती, नंबर 1। दूसरा मैं ये राजीव जी कहना चाहता हूं, देखिए मैंने एक न्यूज 24 के कार्यक्रम में कनॉट प्लेस जाता था, जहां ग्रुप डिस्कशन ये साक्षी जोशी ही करती थी। हमने वहां नोट किया और मैंने उसका विश्लेषण किया और उन लोगों से पूछा जो रिस्पोंडेंट वहां खड़े होते थे। पता ये चला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 5-6 लोग हर समय जो लोग कैमरा लेके और ये टीवी चैनल्स के आते हैं उनको फॉलो करते हैं अपनी गाड़ी से, और जहां आप जाते हैं वहां ये रिस्पोंडेंट चारों तरफ से घेर के आपको रिस्पोंडेंट की तरह ये हवा देते हैं पूरी जनता को कि बीजेपी की हवा चल रही है। इसीलिए जो अमलेंदु जी ने कहा कि लड़का आपके वहां आया, ये वो लोग होते हैं जो पेड लोग होते हैं और वहां जाके जनता को गुमराह करने का वो करते हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न पे आता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नाटका के परिप्रेक्ष्य में। पिछली बार कांग्रेस को 2% वोट ज्यादा मिला था। इस बार सिद्धारमैया का जो 75वां वर्षगांठ हुई थी उसमें लाखों की भीड़ थी, ऐसी भीड़ थी जो न भूतो न भविष्य थी। सिद्धारमैया एक्सेप्टेड लीडर वहां पे हैं। लिंगायत वोट बैंक में टूट है, जो अल्पसंख्यकों का कंसोलिडेशन कांग्रेस की तरफ है। जो जनता दल सेकुलर है उसका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से समझौते की बात चल रही है, इसलिए उसका वोट भी जो सेकुलर वोट है वो कांग्रेस की तरफ पोलराइज हो रहा है। तो देखिए मैं बिल्कुल जो परसेंट जो वोट्स है, जो पहले 2% का डिस्टेंस था, 5% के वोट की घटोतरी बीजेपी में होगी। परसेंटेज नोट कर लीजिए, 5% की वोट की बढ़ोतरी कांग्रेस में होगी और ये डिफरेंस जो है 10-12% का होगा। और जो मैं 170 सीट फोरकास्ट कर रहा हूं, इसमें ±5% का गुण दोष हो सकता है। राजीव जी 13 तारीख को फिर डिस्कस करेंगे। जी जी, प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे? जी नहीं, बहुत रोचक चर्चा है आंदोलन की, और मैं विषय से भटकना नहीं चाहता हूं क्योंकि कर्नाटक पे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन भारत आज़ाद आंदोलन की वजह से ही हुआ, और आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ गलत भी हुआ है। और जैसे अगर जेपी आंदोलन ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी दी है भारत को, तो जेपी आंदोलन ने आरएसएस को लेजिटिमाइज भी कर दिया। आरएसएस को मुख्यधारा का एक किरदार बना दिया, ये भी है। आंदोलन ने करप्शन के प्रति, अन्ना आंदोलन ने करप्शन के प्रति एक जागरूकता पैदा की समाज में, तो एक नई तरीके की गैर विचारों वाली एक राजनीतिक धारा भी पैदा कर दी, जिसके नतीजे हम देख रहे हैं। तो ये आंदोलनों पे चर्चा जरूर करनी चाहिए कभी कि इसने राजनीति को कैसे बदला है। कर्नाटक में भी राजीव जी हम लोग थे, तो कर्नाटक में भी बहुत सारे जो हमको अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं और मीडिया में उस तरीके से रिपोर्ट नहीं होती। कुछ लोगों से बात हुई थी, योगेंद्र यादव जी से बात हुई थी जो लंबे समय से वहाँ पर बैठे हुए हैं और यात्राएं कर रहे हैं योगेंद्र जी। वहाँ पे सामाजिक आंदोलन की बहुत बड़ा अंडर करंट इस चुनाव में है, और जिसमें दलित समाज के आंदोलन है, जिसमें किसानों के आंदोलन है। और अगर मैं आंदोलनों से हटकर अगर बीजेपी के 2 बड़े सेल्फ गोल की गिनती करूं जो चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ेंगे, एक नंदिनी का मुद्दा और अमूल का मुद्दा। हम लोग देख कर आ रहे हैं कि कैसे गांव-गांव तक ये पहुंचा हुआ है, और सुनील शुक्ला जी का आकलन बिल्कुल सही है कि नंदिनी की वजह से नंदिनी गांव-गांव तक जो है प्रभावित कर रहा है चुनाव को। हम लोग कितने इंटीरियर गांवों में भी गए जहां बहुत सी सुविधाएं नहीं हैं, और वहां पे भी हमने देखा कि नंदिनी का इशू जो था वो था। और दूसरा, बीएल संतोष का सामाजिक प्रयोग कि
कर्नाटक की राजनीति को लिंगायत और वोकालिग और ओबीसी और दलित से मुक्त करके वहां पे एक ब्राह्मण लीडरशिप भी क्रिएट की जाए। ये प्रयोग जो है वो बीजेपी के लिए महंगा साबित होगा। एक बात और, दूसरा, मैं अभी राहुल गांधी को आप दिखा रहे थे डिलीवरी बॉयज के साथ। देखिए, मैं बहुत सारे डिलीवरी बॉयज हों या जो ओला उबर के ड्राइवर हैं या जो ये बाइकर्स हैं, ये शहरी रोजगार के नए, मैं कहूँगा कि वो है एक्सटेंशन है। और उनसे बहुत बातें होती हैं कई बार मेरी, और उनकी हर डिलीवरी बॉय की एक कहानी है, हर ओला उबर ड्राइवर की कहानी है। और मुझे राजीव जी अधिकांश वो लोग मिलते हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो कहीं नौकरी करते थे मार्केटिंग में, जिनकी नौकरी चली गई, जिनका बिजनेस चला गया इसी नोटबंदी के बाद और कोरोना काल में खासकर अधिकांश लोग वो मिलेंगे। बहुत दुख भरी कहानी है और ये युवा हैं सारे। तो राहुल गांधी का इनसे मिलना, इस समुदाय से मिलना, ये नए रोजगार के लोगों से मिलना जो युवाओं का है वहाँ पे, वो बहुत अच्छा संकेत है राजनीति का कि ये इंगेजमेंट समाज में होना चाहिए। जहाँ तक मोदी जी की बात है, देखिए मोदी जी ने अपने सारे स्टेक्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो बीजेपी ने सारे अंडे जो हैं वो मोदी जी के बास्केट में रख दिए हैं। मोदी जी नहीं चले तो कुछ नहीं चलेगा और इससे मोदी जी बच नहीं सकते इस जिम्मेदारी से, क्योंकि उन्हीं का पोस्टर है। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे रात में कर्नाटक के 2 एक्सपर्ट्स के साथ, वहां भी आपने इश्तिहार दिखाए थे कुछ, तो कांग्रेस के पोस्टरों में, कांग्रेस की रैलियों में क्षेत्रीय नेता दिखते हैं। मोदी जी का एक भी रोड शो, एक भी फोटो आप देख लीजिए, आपको सिक्योरिटी के लोग पीछे दिखाई देंगे, कोई बीजेपी का नेता नहीं है। तो जो भी चुनाव परिणाम होगा, हार या जीत, वो मोदी जी के ही मत्थे जो है वो जाएगी, उन्हीं के बायोडेटा में ये इसकी एंट्री होगी। अब ये राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, आगे क्या होगा, दीपक जी ने बहुत लंबी चौड़ी बात की है इस पे। मैं इसको 13 तारीख तक इसको जो है रिजर्व रखता हूँ कि 13 तारीख को ही इस पे चर्चा करूंगा कि आगे की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। ये एक अच्छी बात जो बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि दक्षिण भारत में भी हमारे तमाम लोगों को, जो हम लोग अभी स्क्रीन पे हैं और टीवी लाइव को लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, और हम लोग जहां भी गए वहां पे कोई ना कोई दर्शक लाइव की लोकेशन देखकर वहां पहुंच गया। तो ये भी एक बड़ा सुखद अनुभव था कर्नाटक की यात्रा का। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम कोलार गए, कोलार में भी, और हम वहाँ मैसूरू में, वहाँ भी आप देखिए कि लाइव वहाँ इम्तियाज़ अहमद जी पहुँच गए। 75 साल उम्र है उनकी, लेकिन वो लोकेशन देख करके पहुँच गए। और ऐसे ही गांव में, ऐसे ही हमने देखा कल भी जब हम कार्यक्रम कर रहे थे तो वहाँ भी एक साहब बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे, और उसके बाद चूँकि कार्यक्रम लंबा था फिर उनको जाना था, गए हमारे कैमरामैन से ये कहते हुए कि राजीव जी को बता देना, पूरी टीम को बता देना कि हम लोग आए हुए थे। तो ये सुखद अनुभव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो अनुभव हम लोग अच्छा लगता है सुन करके, देख करके। तो आप दर्शकों का प्यार मिलता है, इतना अच्छा वो मिलता है आप लोगों का, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उत्साह में और बढ़ोतरी हो जाती है। हमारे 2 साथी, दोनों के बीच आना चाहता हूं जल्दी जल्दी, हालांकि 4 साथी हैं और हमेशा बारी नहीं आती है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी की और अमलेंदु उपाध्याय जी की, और आज शायद मैं ही ज़्यादा बोल गया, इसलिए आप लोगों से उधार कल कम बोलूँगा। प्रेम कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे सुनील शुक्ला जी कह रहे थे और अभी प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि अगर
भाजपा चुनाव हारती है कर्नाटक का, तो ये हार मोदी जी की है। अब ये बाकी पोस्टर्स और बाकी फोटो जो भी आप लगा लें, क्योंकि विज्ञापनों में भी सिर्फ मोदी जी आ रहे हैं, जिसका जिक्र भी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। और मोदी जी की अगर हार है तो फिर वो हार कर्नाटक की नहीं होगी, ये माना जाए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। राजीव जी, इस बात को मैं ऐसे रखता हूं कि कोविड काल में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, लोग सड़कों पर पैदल चले, ऐसी ऐसी अनहोनियां हुई, जिसके बाद ये नरेंद्र मोदी जी की बड़ी विफलता थी, है और रहेगी। लेकिन उसको किस रूप में पेश किया गया और किस रूप में लिया गया, वो ये नहीं होते तब तो पूरे देश में लाशें बिछ जाती। मोदी जी थे जो इतना कम डैमेज हुआ, इस रूप में चीजें पेश हुई। तो कर्नाटक के नतीजों के लिए भी आप इसी रूप में तैयार रहिए। अरे थे तो बीजेपी को 50 सीटें आ गई, नहीं होते तो होता क्या? इस तरीके से चीजें पेश की जाएंगी। ये मैं बोल रहा हूं, हो सकता है उनको हिंट्स भी दे रहा हूं कि आप ऐसे बोलिए, वो ऐसे बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि चुनावी जो रोड शो हो रहा है उसमें नेता गायब हैं, सब कुछ है, सारा श्रेय लेने की कोशिश है। और अगर हार जाएगी बीजेपी तो कोई थोड़ी बोलेगा कि हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के कहने से एक उम्मीदवार नहीं बैठ रहा था, हार तो पहले से तय थी। कोई कहता है क्या? नहीं कहेगा। उसी तरीके से ये है, आज जो इकोसिस्टम एक टर्म टॉस किया है नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन उस इकोसिस्टम को मैं बीजेपी से ही जोड़ता हूं कि जो इकोसिस्टम है, जो नरेंद्र मोदी जी को इस रूप में प्रोजेक्ट कर देता है, बीजेपी को इस रूप में प्रोजेक्ट कर देता है और बचा ले जाता है, बुरे से बुरे दौर में भी बचा ले जाता है, उनकी वाहवाही कर डालता है, वही इकोसिस्टम आज हताश है। ये मैं कह रहा हूं। आज नरेंद्र मोदी जी हताश हैं अकेले, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको कर्नाटक में डिमोरलाइजेशन है, कर्नाटक से बाहर डिमोरलाइजेशन अभी आना बाकी है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में डिमोरलाइजेशन आएगा, लेकिन वो इकोसिस्टम जो कर्नाटक में बीजेपी को लगातार उठ खड़े होते हुए, जीतते हुए, कैसे भी जीतते हुए दिखाना चाह रहा था, वो हताश नजर आ रहा है। और इस कर्नाटक के जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो ये पूरा इकोसिस्टम कर्नाटक से बाहर भी उसी हताशा के साथ खड़ा होगा। और तैयारी इस बात की होनी चाहिए विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, जो कोई भी केंद्र में सत्ता में बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं, गठबंधन बना के देना चाहते हैं, पार्टी बना के देना चाहते हैं, उनको उस हताश इकोसिस्टम पर हावी होने की तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको नोट करने की जरूरत है। और कर्नाटक में देखिए, ये तो बात सही है, सेल्फ गोल की बात अभी हो रही थी। सेल्फ गोल तो अमित शाह जी कर गए जब उन्होंने कहा कि अमूल को लाएंगे कर्नाटक में, घर घर पहुंचाएंगे नंदनी के साथ, हालांकि उन्होंने बोला था, लेकिन अमूल को लाएंगे ये बोल करके सेल्फ गोल उसी समय हो गया था। उसके बाद का सेल्फ गोल आप देखेंगे तो अभी जरूर सही चर्चा की कि लिंगायत से हट करके जो राजनीति करने की कोशिश हुई, पार्टी के बीतमर चेहरा है संतोष जी का, और उन लोगों के जो वर्चस्व की कहानी लिखी जाने की कोशिश हुई, ये दूसरा सेल्फ गोल था। ये बहुत साल के बाद ऐसा हुआ है कि लिंगायत कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। आप देखें, लिंगायत में बीएस येदियुरप्पा वो रोक सकते थे शेट्टार को जाने से, उनके बहुत करीबी संबंध रहे हैं, नजदीकी रहे हैं, लेकिन येदियुरप्पा ने कहा कि मैं क्यों रोकूं, मैं जगदीश शेट्टार का भविष्य थोड़े बना दूंगा बीजेपी में, ये लोग तो हम सबको ही बाहर करने में तुले हुए, तो शेट्टार को जो निर्णय लेना है ले।
मैं अब बुजुर्ग हो चला, मैं अब क्या निर्णय लूंगा। तो इस हिसाब से उन्होंने भी लिंगायतों का जो नेतृत्व है बीजेपी के लिए छोड़ दिया। बीजेपी के लिए बीएस येदियुरप्पा ने लिंगायत का नेतृत्व छोड़ दिया। ये तीसरा बड़ा सेल्फ गोल है जो हुआ है बीजेपी की ओर से। और बजरंग बली और दली पर जो विवाद है, जिस पर मैं कहूंगा तो बहुत लोग ये कर सकते हैं कि मैं पक्ष और विपक्ष हो सकता है, ये चौथा सेल्फ गोल है। ये 4 गोल कर चुकने के बाद लगता है कि ये गोल उतर जाएगा। हार गई बीजेपी। चलिए डिक्लेयर किया मैंने। जी सुनील शुक्ला जी, अभी डिक्लेयर कर दिए प्रेम कुमार जी चुनाव से पहले लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर बीजेपी, अगर जी बिल्कुल आपके पास भी आता हूँ दीपक जी, अगर बीजेपी चलिए पहले कुछ जोड़ना चाहते हैं दीपक जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि प्रेम कुमार जी ने जब डिक्लेयर कर दिया तो सुनील जी से निवेदन है कि वो सर्टिफिकेट जारी कर ही दे, वो जो कलेक्टर का जो काम रहता है वो कर दिया जाए। चलिए सुनील जी। अगर अमृत वर्षा हो रही है तो अमृत वर्षा का पान करने के लिए आपके हाथ में एक बर्तन होना चाहिए। उस बर्तन के बगैर आप अमृत वर्षा को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर आप कहीं भोजन करने गए हैं, बुफे सिस्टम में तमाम तरह के पकवान पर लगे हुए हैं, तो उसका रसपान करने के लिए आपके हाथ में एक थाली होनी चाहिए। अगर आप किसी राजनीतिक आंदोलन को लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास एक संगठन होना चाहिए। अगर राजनीतिक आंदोलनों का लाभ कांग्रेस नहीं ले पाई उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, तो उसके पास सांगठनिक कमियां थी। मैंने आज तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जो टपकते हुए छत के नीचे बरसात के दिनों में शरण लेने की कोशिश किया हो। शरण लेने के लिए भी व्यक्ति मजबूत छत के नीचे ही खड़ा होता है, जर्जर मकान में कोई घुसता नहीं। कांग्रेस के साथ पंजाब में यही हुआ। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से लाभ लेके गई कि उसके पास संगठन था। आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सामने रूबरू कांग्रेस इसलिए खड़ी है कि गांव देहात से लेकर के बेंगलुरु शहर तक मजबूत संगठन उसके पास है, मजबूत नेतृत्व उसके पास है। कांग्रेस के पास उस पूरी ताकत है कि वह सत्तारूढ़ दल पर हमलावर हो सकती है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। इस किसी भी आंदोलन को कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया। नंदिनी के भी आंदोलन को कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया। सुपारी किसानों के आंदोलन को भी कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया। भ्रष्टाचार के भी आंदोलन को कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया। जेडीएस ने भी खड़ा नहीं किया। लोगों ने खड़ा किया, लेकिन एक मजबूत संगठन के कारण उसमें वो आगे आ गई और उसका पूरा का पूरा लाभ जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है। लोगों को लग रहा है कि वैकल्पिक सत्ता कांग्रेस देने की स्थिति में है और उस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने में कांग्रेस सफल रही है और कहीं भी मुद्दे से भटकी नहीं है। वो किसी झांसे में नहीं है। आप याद रखिएगा, मैं भी कह रहा हूं कि अगर जिस कांग्रेस को आप दिल्ली में कहते हैं कि और अब लाभ ले नहीं पाई, उत्तर प्रदेश को लाभ नहीं ले पाई, पंजाब आप देखिएगा मध्य प्रदेश में क्या करती है कांग्रेस बीजेपी का, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनेगी, राजस्थान में क्या स्थिति बनेगी। एक मजबूत राजनीतिक संगठन के साथ ही आप किसी मजबूत राजनीतिक दल से लड़ सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। या तो एक तरह का इस तरह का आंदोलन हो जाए जिसमें किसी लोग ही आपके पीछे भी चल जाए, जैसे 1977 का चुनाव था। जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं था, विभिन्न लोग उस पार्टी के पीछे चल गए और लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का चुनाव था, राजीव गांधी के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ, लोग बीपी सिंह के पक्ष में खड़े हो गए। किसी संगठन की आवश्यकता नहीं थी, लोग ही संगठन थे और लोग ही चुनाव को संचालित कर रहे थे। कर्नाटक की स्थिति मैं बिल्कुल प्रेम कुमार जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस इस राजनीतिक लड़ाई को जीत चुकी है। इसलिए जीत चुकी है कि लोगों के मुद्दों को उसने कभी भी पीछे हटने नहीं दिया। मुद्दों के ही आधार पर हार जीत होती है। जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लोगों ने चेहरा देकर थोड़ा किसी को वोट दिया था। हिंदू ने कोई पहली बार थोड़ा लगा बीजेपी और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का स्थापना का, तो आरएसएस और जनता पार्टी दोहरी सदस्यता के नाम पर लोग पार्टी छोड़ के चले आए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और लोग इनके साथ इसलिए खड़े हुए कि आप जो लोगों के सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान का आपने आश्वासन दिया था। एक नए भारत के निर्माण का आपने आश्वासन दिया था। आपने भ्रष्टाचार को खत्म होने का आश्वासन दिया था। आपने ये कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे।
इस नारे पर लोगों ने विश्वास किया। जब आप मुद्दों से हटते चले जाएंगे तो बजरंग बली और बजरंग दली काम नहीं आने वाले। कोई भी व्यक्ति, मैंने इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने मूल समस्याओं से समझौता करे। वह बचेगा तभी तो कुछ बनेगा। अगर उसका अस्तित्व रहेगा तब तो बजरंग बली होगा, चाहे शैव का उपासक होगा, चाहे विष्णु का उपासक होगा। अगर उसके सामने स्थिति हो गई कि उसका अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, अगर नौकरी नहीं रहेगी तो कैसे बचेगा, अगर उसका स्वास्थ्य इतना महंगा हो जाएगा तो कैसे बचेगा, अगर वो बच्चों को अपनी महंगी शिक्षा नहीं दिला पाएगा तो कैसे बचेगा, अगर भ्रष्टाचार में हर चीज के लिए उसको पैसा देना है और भ्रष्टाचार में लिप्त होना है तो कैसे बचेगा। सवाल अस्तित्व का है लोगों का। इस बिना पर मेरा मानना है कि जो मुद्दे बीजेपी कांग्रेस कर्नाटक में खड़े हुए लोगों के द्वारा, उन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस आगे गई और बीजेपी को के सामने सवाल खड़ा किया और उन सवालों का जवाब बीजेपी के सामने किसके पास है नहीं। इस कारण से इस पूरी की पूरी राजनीतिक लड़ाई में सबसे आगे है कांग्रेस और इस लड़ाई को जीतती हुई नजर आ रही है। बल्कि मैं प्रेम कुमार जी की बात कहूं तो जीत चुकी है। जी तो हमारे दो नहीं बल्कि तीन साथी, सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रेम कुमार जी और सुनील शुक्ला जी, तीन आज ही 13 तारीख का रिजल्ट जो है वो आज 7 तारीख को घोषित कर चुके हैं। मैं एक बार और जोड़ दूं, राजीव जी केवल एक बात और जोड़ दूं कि ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जिसे बीजेपी हार रही है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद इस देश में 36 चुनाव हुए हैं और केवल 8 चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपनी बूते जीती है। ये तथ्य है, ये हम और आप गुलशन नंदा का उपन्यास पढ़ के नहीं कह रहे हैं। ये राजनीतिक सच्चाई है। और आप एक अपराजय होने का जो माहौल बना हुआ है, आप इसको देखिए ना। अगर आप कहां नहीं हारे हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल है और दक्षिण के राज्यों में अगर आपका स्थानीय लीडरशिप नहीं होगी, आप नहीं बढ़ सकते हैं। कोई राज्य आपको स्वीकार नहीं करेगा। और दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है। प्रेम कुमार जी भी और प्रशांत जी भी मेरी बात से सहमत हो सकते हैं कि वहां पे स्थानीय नेताओं ने ही अपनी पार्टियों को स्थापित किया है। बाहर का कोई नेता जाके स्थापित नहीं कर पाया। क्यों? कि वहां के स्थानीय लोग अपने नेता के साथ एक अपना लगाव महसूस, एक बॉन्डिंग फील करते हैं। वह किसी आयातित नेता के ऊपर के भरोसे नहीं रहते। और वह जो उनकी बॉन्डिंग है वह उस राजनीतिक दल को, उस राजनीतिक विचारधारा को वह उस राज्य, उस इलाके विशेष में स्थापित करती है, जो इस समय दक्षिण भारत राज्य में क्यों नहीं हो पाया। दक्षिण भारत जिस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं वो दक्षिण भारत के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। सवाल इस बात के, अगर आप जन सरोकारों के मुद्दों से अलग हो गए तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। हो सकता है कुछ इलाके विशेष हो जहां पर की भावनाएं काम करती हो, लोगों को लगता हो कि चीजें चल जाएंगी, लेकिन ये होता नहीं है। और जिन इलाकों में एक आध बार आपके ऊपर लोग विश्वास भी कर लेंगे, कालक्रम में आने के बाद, कालक्रम में ही लोग उन चीजों को अस्वीकार करना शुरू कर देते हैं। सरकारें मंदिर बनाने के लिए नहीं होती, मेरे जैसा राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी यही जानता है। देश और दुनिया के किसी भी ऐतिहासिक क्रम में सरकार लोगों ने इसलिए नहीं बनाया है कि आप मंदिर बनाइए, चर्च बनाइए, मस्जिद बनाइए। मैं ब्रुनेई जैसे राज्य में जो शुद्ध रूप से इस्लामिक राष्ट्र है, वहां का शासक कहता है कि मुझे अपने लोगों को पढ़ाने के लिए दुनिया के किसी कोने से एकेडमिक्स लाने पड़ेंगे तो मैं लाऊंगा। वो शिक्षा की बात करते हैं, वो उद्योग की बात करते हैं, वो लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन की बात करते हैं, वो अपनी परंपराओं संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, अपने लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की बात करते हैं। और हम और आप मंदिर बनाने की बात करने लगते हैं, बजरंग बली का नारा लगाने लगेंगे। क्या बजरंग बली का नारा लगा करके आप अपने नागरिकों को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन दे सकते हैं क्या? अगर दे सकते हैं तो इनकी सरकार हमेशा बनती रहेगी, और नहीं दे सकते हैं तो लोग एक बार आपको टेस्ट करेंगे, उसके बाद स्वीकार कर देंगे। नारों से आप लोगों के भविष्य नहीं बना सकते। गवर्नेंस और केवल गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप अपनी जनता को लगातार और लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना चाहते थे। बहुत संक्षेप में एक बात कहना मुझे जरूरी लग रहा है कि चुनाव के आखिरी समय में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश सत्ताधारी दल करती है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके जरिए जो फायदे लिए जाते हैं, कहीं वोटिंग स्लो करवा देना, कहीं कभी गिनती में फायदा ले लेना, यहाँ तक कि ईवीएम के बक्से भी अदल बदल की शिकायतें उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी। तो ये स्थितियां तभी होती हैं जब ये भ्रम होता है कि सत्ताधारी दल की वापसी हो रही है।
तो ये अंतिम कोशिश में बीजेपी लगी हुई है कि ये भ्रम फैलाया जाए कि हम वापस आ रहे हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो फायदा है वो ले सके। लेकिन वहां के लोग ये समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं है, उनकी वापसी नहीं हो रही है। तो जाहिर है कि प्रशासनिक तंत्र भी इस तरह से उनके काम नहीं आएगा जैसा कि उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में आता रहा है। जी बिल्कुल। और जब प्रशासन भी ये देखता है कि नहीं सत्ता परिवर्तन की दिशा में है, तो वो भी थोड़ा अपने को उसी दिशा में लेके जाता है जिधर सत्ता आती हुई दिखाई देती है। और उसका एक नमूना आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और वो भी अयोध्या में कुछ बोर्ड जो थे उसको उसके कलर को बदला गया था। खैर उस पर भी चर्चा खूब हुई थी। इस चर्चा को यहाँ समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपको प्रेम कुमार जी, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। बहुत लंबी चर्चा हुई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और आप लोगों ने इसमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम दोस्त साथी, हमारे शुभचिंतक जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। आज रविवार का दिन है और